हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे यूनिट 2 शुद्ध गति की। इसके अंतर्गत फर्स्ट टॉपिक आता है गति। गति से मतलब है यदि कोई वस्तु किसी समयांतराल में या समय के साथ समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे या उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था गति की अवस्था कहलाती है। यदि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो ऐसी अवस्था गति की अवस्था कहलाती है। किसी में आता है विराम अवस्था, नेक्स्ट साइड डालेंगे विराम अवस्था या विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन। यदि किसी समय के सापेक्ष, किसी को जो कहते लिखेंगे हम, यदि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यहाँ लिखेंगे कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी अवस्था विराम की अवस्था कहलाती है। लिखेंगे यदि समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो ऐसी अवस्था विराम अवस्था कहलाती है। तो ये बात हुई हमारी गति की अवस्था और विराम अवस्था की। अब गति में भी कंडीशन आती है कि ये एक विमीय है, द्विविमीय है या त्रिविमीय है। एक विमीय से तात्पर्य है कि वो एक सरल रेखा के अनुदिश है। कार्टेशियन प्लेन निर्देशांक ज्यामिति में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने कार्तीय तल पढ़ा और कार्तीय तल में हमने पढ़े 3 अक्ष, एक्स अक्ष, यानी कि इस तल पर यदि समकोण बनाती हुई 2 रेखाएं हम खींचे तो ये द्विविमीय प्लेन होगा और इन रेखाओं को क्रम से एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। यदि फ्री स्पेस में हम बात करें तो एक तीसरा अक्ष इनके दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये एक्स, ये वाई और जो जेड जो आएगा, इसकी ये परछाई हम देख रहे हैं इधर, इसको इस तरह दिखाएंगे पेन के अनुदिश। ये जेड अक्ष होगा। ये किसी रूम का एक कॉर्नर हम मान सकते हैं, इसको जिसको हम मूल बिंदु कह रहे हैं। तो ये इसकी परछाई से हम व्यक्त करेंगे, ऐसे तो हम ड्रा कर नहीं सकते, तो इसलिए इसकी जो ये शैडो आ रही है, परछाई आ रही है, इसको हम कहेंगे जेड अक्ष। तो इस तरह से इसका जस्ट अपोजिट होता है एक्स डैश, वाई का जस्ट अपोजिट होता है वाई डैश, और इसको हम वाई डैश को रिमूव करते हुए केवल इनकी पॉजिटिव साइड हम ले, यानी कि मूल बिंदु से ये राइट साइड में एक्स अक्ष, अपर वाई अक्ष और इन दोनों के परपेंडिकुलर ये ऊपर की ओर आएगा जेड अक्ष, जिसको हमने ये इसकी शैडो से यहाँ पर शो किया है। इन तीनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, एक्स और वाई के बीच 90। ये वाई और जेड के बीच, ये देखने में लग रहा है कि 90 नहीं है ये, लेकिन ये भी 90 डिग्री है। इसी तरह ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक्चुअली पेपर के प्लेन पर या बोर्ड पर हमने शो किया है, जबकि है दोनों के परपेंडिकुलर। तो इस तरह से यदि मोशन जो है, गति जो है, वो एक्स अक्ष के अलोंग सीधी रेखा में, या वाई अक्ष के अलोंग सीधी रेखा में, या जेड अक्ष के अलोंग सीधी रेखा में, यानी कि किसी एक अक्ष के अनुदिश हो रही है, तो ऐसी गति कहलाएगी एक विमीय गति।
नेक्स्ट श्रेणी होगा हमारा एक विमीय गति। यदि गति निर्देशांकों x, y व z में से किसी एक अक्ष के अनुदिश है, अर्थात गति सरल रेखा के अनुदिश है, तो ऐसी गति एक विमीय गति कहलाती है। जैसे सीधी पटरी पर चलती रेलगाड़ी, तार की लंबाई के अनुदिश रेंगता कोई कीड़ा आदि एग्जाम्पल हो सकते हैं एक विमीय गति के। इसके बाद आती है द्विविमीय गति। इसमें जो निर्देशांक अक्ष आ रहे हैं हमारे x, y, z, इन तीनों में से कोई से दो के अलोंग मोशन होती है तो वो गति द्विविमीय गति कहलाती है। यानी कि यदि गति निर्देशांकों x, y, z अक्ष में से किसी एक के बजाय किन्हीं दो अक्षों के अनुदिश अर्थात गति किसी तल के अनुदिश है तो ऐसी गति द्विविमीय गति कहलाती है। जैसे बैट से टकराने के बाद क्रिकेट की गेंद की गति, दूसरे नंबर पर हो सकता है फुटबॉल की गति, एटसेट्रा। तो यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल हम लिए लेते हैं, या लिख सकते हैं यहाँ पर प्रक्षेप्य गति। ये प्रक्षेप्य गति का ही एक एग्जाम्पल है, इसको आगे चैप्टर भी आएगा हमारा। और तीसरा हो सकता है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तो ये तीनों ही द्विविमीय गति के एग्जाम्पल है। प्रक्षेप्य गति की हम बात करें तो सपोज ये कोई प्लेन यहाँ पर फुटबॉल में किक मारी तो वो इस तरह जाती है, इस तरह का पाथ, ये आकृति परवलयाकार है और जो गति है वो द्विविमीय यानी कि दो अक्ष। यदि हम इसको मान लें ये एक्स अक्ष है, इसके परपेंडिकुलर ये वाई अक्ष, तो हम देख रहे हैं कि ये जो बॉल है ये एक्स अक्ष के अलोंग भी जा रही है और वाई अक्ष के अलोंग भी जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो, या कहे कि ये एक बॉल जो है ये दो दिशाओं में गति तय कर रही है, दूरी तय कर रही है। एक तो एक्स अक्ष में
और एक y अक्ष में, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी क्षण, किसी समय इसकी स्थिति को दर्शाने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि इस बिंदु तक जाने के लिए या तो हम पहले x के अनुदिश चलेंगे और फिर y के, या पहले y के अनुदिश चलेंगे और फिर x के। सपोज यहाँ पर है तो यहाँ तक जाने के लिए हम पहले x अक्ष के अनुदिश चलेंगे फिर y के, यानी कि इसको स्थिति को निर्धारित करने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता हो रही है, x और y की। इसलिए ऐसी गति जो है वो द्विविमीय गति कहलाती है। ठीक इसी तरह का एग्जाम्पल होता है वृत्तीय गति में। इसको हेडिंग डाल सकते हैं, इसके नीचे आप डायग्राम के नीचे लिख सकते हैं प्रक्षेपीय गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये द्विविमीय गति का एग्जाम्पल है। इसके बाद आती है त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति में तीनों ही अक्ष इन्वॉल्व होते हैं। यदि गति निर्देशांकों एक्स वाई जेड अक्षों में से तीनों अक्षों के अनुदिश अर्थात गति वो तल के बजाय एक फ्री स्पेस में हो रही है, तो इसको केवल इतना ही लिख लीजिए, अक्षों के अनुदिश है, तो ऐसी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे फ्री स्पेस में या किसी बंद बोतल में या किसी बंद पात्र में हम गैस को छोड़ दें तो उसका जो अणु है, उसका जो पार्टिकल्स है, वो तीनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग मोशन करेंगे, तो ऐसी गति जो है वो त्रिविमीय गति कहलाती है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम किसी गैस के अणु की गति, जो त्रिविमीय गति का एग्जाम्पल है। फ्री आकाश में उड़ता हुआ कोई पक्षी, स्वतंत्र आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, जब पक्षी उड़ेगा तो वहाँ पर वो उसकी पोजीशन इस तल पे ना होकर एयर में बीच में कहीं भी हो सकती है। और यहाँ पर दर्शाने के लिए हमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और साथ में जेड अक्ष की भी आवश्यकता होगी, यानी कि तीनों कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। तो ये बात हुई हमारी गति के प्रकार की, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। इसके बाद आती है एक असमान या एक समान। तो हम बात करेंगे पहले एक समान गति की। एक समान गति यानी कि गति में कोई परिवर्तन ना हो, जो गति जिस अनुपात में हो रही है वो उसी अनुपात में होती रहे। अर्थात यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करे तो ऐसी गति एक समान गति कहलाती है। इसके बाद असमान गति, नंबर 2 डालेंगे असमान गति। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे तो ऐसी गति असमान गति कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें लेते हैं दूरी।
इसी यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, दिशा के साथ या दिशा सहित, और अदिश दिशा के बिना, विदाउट डायरेक्शन। यानी कि किसी भी क्वांटिटी को, भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें होती है। एक तो मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, मतलब उसकी मैथमेटिकल वैल्यू, और दूसरी दिशा। यदि उसको कंप्लीट रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम दोनों की आवश्यकता हो रही है, परिमाण और दिशा, तो वो राशि होगी सदिश राशि। इसको डिटेल में हम जब ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब बात करेंगे। और अदिश में केवल और परिमाण से ही काम चल जाए तो वो अदिश होगी। और एग्जाम्पल बात करें द्रव्यमान की और बात करें बल की, तो द्रव्यमान का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम, और बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन। किलोग्राम, सपोज मार्केट में आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाते हो, सब्जी खरीदते हो, तो उससे कहते हो कि 2 किलोग्राम दे दीजिए, तो 2 किलोग्राम, उसके साथ साथ हम दिशा नहीं बताते, वो उस बात को पूरी तरह समझ जाता है। यानी कि केवल और केवल परिमाण, मैग्नीट्यूड बता देने से ये राशि कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो गई, इसलिए ये राशि अदिश राशि है। इसके विपरीत बल की हम बात करें कि हम कह रहे हैं कि दरवाजे को खोलने के लिए 4 न्यूटन का बल लगाइए, तो हमने 4 न्यूटन परिमाण तो बता दिया। अब वो कौन सी दिशा में लगाए, बंद करने की में लगाए, खोलने की में लगाए। हम कह रहे हैं कि खोलने के लिए लगाइए, अब तो उसके लिए जब तक उसको नहीं बताएंगे कि पुश करे, पुल करे, आगे खींचे, पीछे खींचे या दबाए, मतलब दिशा नहीं बताएंगे, तब तक ये इनकम्प्लीट है। इस तरह ये राशि जो है वो सदिश राशि होगी। यानी कि इसको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ऐसी राशि जो है वो सदिश राशि होंगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूरी की। तो गतिमान वस्तु जो है, या गति के दौरान कोई भी वस्तु अपने रास्ते की जो भी लंबाई होगी, जो भी दूरी तय करेगी, जो भी उस लंबाई को ही दूरी कहेंगे। तो किसी वस्तु द्वारा गति के दौरान तय यानी कि चले गए, किए गए रास्ते की लंबाई दूरी कहलाती है। और चूंकि दूरी है लंबाई, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, यानी कि मीटर में नापेंगे हम के स्पर्ति में, तो इसमें लिखेंगे मात्रक दूरी का मीटर, और इसका विमा, चूँकि लंबाई है तो केवल और केवल L से प्रदर्शित करेंगे। दूरी, क्योंकि यहाँ पर दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ रही, तो इसलिए ये अदिश राशि है। लंबाई नापनी है, किसी भी दिशा में नाप लो, कैसे भी नापते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, एक ये दिशा को प्रदर्शित करने वाला क्रॉस हमने बनाया। यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, इधर होगा उत्तर और इधर होगा दक्षिण। कहने का मतलब ईस्ट, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसको बनाते समय हमेशा ध्यान रखना कि जब हम इस तरह खड़े होंगे तो अपने आगे की ओर, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, इस बिंदु पर खड़े हुए हैं, तो हमारे आगे की ओर ईस्ट और बैक में वेस्ट, और जो लेफ्ट होगा वो नॉर्थ और जो राइट होगा वो साउथ। कोई भी दूरी, कोई भी गति को प्रदर्शित करने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु लिया जाएगा, वो इनका कटान बिंदु, यानी कि ये जिसको कहते हैं मूल बिंदु के सापेक्ष ही लिया जाता है।
अब सपोज करिए कि कोई वस्तु, कोई गाड़ी, कोई बाइक या कोई व्यक्ति पहले चला 4 किलोमीटर साउथ में, यहाँ पर आ गया, ए से बी पर आ गया। अब वो चला 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पूर्व में, यहाँ से 90 डिग्री पर हम ये 3 किलोमीटर पूर्व में चला और यहाँ पर आकर रुक गया। तो इसकी दो पोजीशन हो गई, इनिशियल पोजीशन प्रारंभिक स्थिति और फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि इसकी अंतिम स्थिति के बीच की जो टोटल लंबाई है, जो इसने रास्ते की लंबाई तय करी, वो 4 + 3 ये हो गई 7 किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर हुई दूरी। अब इस दूरी जो 7 किलोमीटर आई, इसको हम कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 डायरेक्शन इन्वॉल्व। हाँ, हो सकता है कि कभी कभी ये केवल हम यहीं पर फाइनल पोजीशन मान लेते, तो उस स्थिति में जो दूरी है और विस्थापन है दोनों एक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है। 7 किलोमीटर है, इस 7 किलोमीटर को दर्शाने के लिए हम कोई दिशा नहीं बता सकते कि ये 7 किलोमीटर कैसे बैठ रही है। पहले हम चले साउथ में, फिर चले ईस्ट में, और तब जाके ये टोटल लेंथ जो मिली, हमारी दूरी मिली 7 किलोमीटर। इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये अदिश राशि है। इसके बाद आता है इसमें विस्थापन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विस्थापन। तो किसी वस्तु द्वारा गति के दौरान तय किए गए रास्ते की लंबाई जो है, अब यहाँ पे लंबाई ही न्यूनतम लंबाई, तो यहाँ भी लंबाई, लेकिन एक कंडीशन डल गई, न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। अब न्यूनतम लंबाई कैसे नापेंगे, यानी कि उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो सीधी डिस्टेंस होगी, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, ए से सी तक पहुँचने के लिए यदि हम सीधे जाए वायु मार्ग से, या सीधा हमें प्लेन पर वो मार्ग मिल जाए, तो ये जो लेंथ होगी इस टोटल लेंथ के मुकाबले कम होगी, मिनिमम होगी। तो इस कंडीशन में ये विस्थापन कहलाएगी, यानी कि किसी वस्तु द्वारा गति के दौरान तय किए गए रास्ते की न्यूनतम लंबाई, या किसी वस्तु की 2 स्थितियों के बीच की, 2 स्थिति मतलब एक स्थिति ये और एक स्थिति ये के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी हमारी बैठेगी ए और सी, विस्थापन कहलाती है। अब चूंकि बात करें हमने 2 स्थिति, 2 स्थिति ये और ये भी हो सकती है, तो इस कंडीशन में विस्थापन और दूरी दोनों बराबर हो रही है, लेकिन फिर भी दूरी जो है वो, उसको हम सदिश नहीं कह सकते, वो अदिश ही रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन हो गई। मात्रक विस्थापन का भी चूंकि लेंथ है, लंबाई है, नाप रहे हैं, मीटर ही होगा, और इसका विमा भी एल ही होगा, और विस्थापन जो राशि है वो सदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन बतानी जरूरी होगी, और वो डायरेक्शन बताई जाएगी इस वेक्टर या इस रास्ते के साथ, कोण के साथ में, इस कोण के द्वारा जो है इसकी दिशा बताई जाएगी। इसलिए जो विस्थापन है, ये ए से लेके सी तक का जो गैप है, इसके साथ दिशा भी हम इन्वॉल्व कर दे, क्योंकि दिशा हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसलिए ये राशि होगी सदिश, और ये दूरी कहलाएगी विस्थापन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है चाल, यानी कि स्पीड। इसको v से डिनोट करेंगे, और v बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है, चाल का सूत्र आप पढ़े हुए हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर दूरी को हम x, y, z, x, s चाहे जिससे डिनोट कर ले, तो हम यहाँ पर s से डिनोट कर लेते हैं, s/t। यहाँ s जो है वो दूरी है, और t जो है वो समय है।
तो इसको डिफाइन करने के लिए मैथमेटिक तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं या मैथमेटिक्स का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर मान लें यदि हम t बराबर 1 है तो v बराबर हो जाएगा s के। इसका मतलब ये हुआ कि एकांक समय, ये 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 मिनट, 1 दिन, 1 वर्ष, कुछ भी हो सकता है। एकांक समय में चली गई दूरी, चूँकि यहाँ पर चाल जो है वो अदिश राशि आ रही है, यहाँ पे s की हम बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, तो चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। यहाँ लिखेंगे एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई या चली गई दूरी चाल कहलाती है। अथवा इसको दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी व उसमें लगे समय का अनुपात चाल कहलाता है। अब बात करें यहाँ पर, ये तो यदि एक समान चाल है, एक समान गति है, तो कहीं भी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हम दूरी ले लेंगे, समय ले लेंगे, जो भी अनुपात आएगा वो उसका चाल हो जाएगा। लेकिन यदि असमान है तो उस कंडीशन में फिर ज़्यादा महत्वपूर्ण चाल के बजाय औसत चाल हो जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे औसत चाल, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए v का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर बार लगा देंगे, और ये v बार बराबर होगा, यहाँ पे दूरी के बजाय लेंगे तो दूरी ही, लेकिन दूरी की जगह लेंगे कुल दूरी, और समय की जगह लेंगे कुल समय। और डेफिनेशन अब यहाँ पर ऊपर वाली ज़्यादा प्रभावी नहीं होगी, केवल ये लेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी व उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। ये बात हुई चाल और औसत चाल की। एक तीसरी चीज़ इसमें और आती है जो कि इस लेवल पर आकर महत्वपूर्ण है। 10th तक तो आपने चाल और औसत चाल पढ़ा, लेकिन अब आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तत्कालिक या तत्क्षणिक। तत्कालिक चाल, इसको भी हम v से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और ये कोई सी भी चाल हो, समान हो या असमान हो, उनमें सब में एक ही होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर समय की बात कर रहे हैं। तत्कालिक किसी विशेष क्षण पर किसी गतिमान वस्तु की जो चाल होगी वो तत्कालिक चाल कहलाएगी। अर्थात किसी विशेष क्षण पर किसी वस्तु की चाल तत्कालिक चाल कहलाती है। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि विशेष क्षण की बात करी है और चाल हम कह रहे हैं औसत चाल का ही एक रूप है। लेकिन औसत जो लेंगे, वो जो समयांतराल लेंगे, वो टोटल समय नहीं लेंगे, बल्कि v बराबर लिखेंगे
ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, विस्थापन में परिवर्तन और समय में परिवर्तन, जो कि औसत चाल को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यदि ये डेल्टा टी जो है, ये समय, मान लिया यहाँ पर ये एक लेंथ है, इसको हम हाफ फिर हाफ फिर हाफ फिर हाफ फिर हाफ इस तरह हाफ करते चले जाए, इनफाइनाइट टाइम, अनंत टाइम इसको हम हाफ कर दे, तो भी ये जीरो नहीं होगा, ये पार्ट, ये गैप जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो के बहुत निकट आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे LIM, कैपिटल LIM डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो की ओर अग्रसर है। ये लिमिट लगा दी, इसमें एक लिमिट लगा दी, एक सीमा लगा दी कि जो समय अंतराल है वो जीरो नहीं है, लेकिन जीरो की ओर अग्रसर है, जीरो के बहुत निकट है। उस कंडीशन में ये जो डेल्टा है, ये जो चेंज है, ये परिवर्तन है, इस गैप को हम डेल्टा से डेनोट करते हैं। ये जो गैप है ये बहुत सूक्ष्म हो गया। जब समय सूक्ष्म होगा तो ये भी सूक्ष्म होगा, अनंत अल्प होगा, और अनंत अल्प के लिए स्मॉल डी का प्रयोग करते हैं, जिसको डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। अनंत अल्प अवयव, अनंत अल्प पार्ट, यानी कि ds अपॉन dt, ये हो गई तत्कालिक चाल। यहाँ पर इससे भी हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, अर्थात दूरी का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन गुणांक, इसी को अवकलन बोलते हैं। ये जो हमने लिमिट लगाई, यानी कि कहे कि किसी भी राशि के तत्कालिक परिवर्तन की जो दर है, तत्कालिक चेंज का जो रेट है, वही अवकलन गुणांक कहलाता है। चूंकि इसको एक बार कर रहे हैं हम, तो इसलिए प्रथम अवकलन गुणांक तत्कालिक चाल कहलाता है। तो ये बात हुई हमारी चाल, औसत चाल या माध्य चाल और तत्कालिक चाल की। इसके बाद इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे मात्रक, क्योंकि चाल बराबर सीधा सूत्र पढ़ा हमने, दूरी बटे समय, या S अपॉन टी, या डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी। तो दूरी को नापेंगे मीटर में और समय को नापेंगे सेकंड में। इस तरह से इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड, SEC, या सिंपल स्मॉल s बनाएंगे, या पूरा SEC, या पूरा कंप्लीट SECOND सेकंड लिखेंगे। तो ये तो हुआ इसका मात्रक। नंबर 2 डाल के लिखेंगे इसकी विमा। तो विमा सूत्र निकालने के लिए विमा वाले चैप्टर में हम निकलवा भी चुके हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी को डेनोट करेंगे L से और समय को T से। इस तरह से इसको T को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा LT-1। और नंबर 3, जो चाल है वो अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है, इसकी विमा सूत्र LT-1 हो गया, और मात्रक जो है वो इसका मीटर प्रति सेकंड हुआ। इस तरह ये हमने आज पढ़ा गति कितने प्रकार की होती है, और चाल क्या है, सिंपल चाल क्या है, औसत चाल और तत्कालिक चाल। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।